जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है जनमत। जनमत लाइव में आज हम बात करेंगे कल की घटना पर। कल एक घटना हो गई मुंबई में, जहां पर जो बाबा साहब का एक ड्रीम हाउस, जिसे हम कह सकते हैं कि राजगृह, जो उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शौक से और बहुत ही समझ बूझ कर उसे जो बनाया था, जिसमें वो किताबें बहुत ज्यादा रखा करते थे, बहुत सारे साहित्य उनको वहां पर उन्होंने रखने के हिसाब से उन्होंने बनाया था। और वो एक, उस हाउस का, आम्बेडकरी समाज की अगर बात करें तो उस राजगृह का एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है पूरे समाज पर, जिसमें वो लोग उसको एक आस्था के तौर पर तो देखते ही हैं, एक बहुत बड़ा सम्मान के दृष्टि से भी उस राजगृह को देखा जाता है। ऐसे में हुआ ये था कि कल एक घटना हो गई कि वहां बाहर रखे कुछ गमलों के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजों को वहां तोड़ दिया गया किसी के द्वारा। अगर हम इस प्रकार की चीजों को देखते हैं कि कई बार होता है कि मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, कई बार होता यह है कि मूर्तियों के साथ कुछ अलग तरह के व्यवहार होते हैं, या फिर उसमें उसके साथ उसका अपमान कर दिया जाता है। ये घटनाएं डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, तमाम उन जो बहुजन महापुरुष हैं उनके साथ होती रही हैं। जो उनके जो स्थल हैं, या फिर हम ये कहें कि उनके स्मृति स्थल है या फिर स्मारक है, उन जगहों पर ये सारी घटनाएं कई सालों से लगातार हो रही हैं। हम इसको किस तरह से लेते हैं? ये जो अम्बेडकरी समाज की अगर बात करें, चाहे वो फूले की बात करें, चाहे फिर पेरियार की बात करें, या तमाम उन लोगों की जिन लोगों ने परिवर्तनवादी दृष्टिकोण अपनाया था, उन सब की अगर बात करें तो अम्बेडकरवादी ये जो समाज है, ये जो परिवर्तन का जो सोच रखता है, वो आखिर इसे किस तरह से लेता है? कई बार इसकी बहुत अलग तरह से प्रतिक्रिया आती है कि लोग चाहते हैं कि उनके स्मारक भी तोड़ दिए जाए, जबकि ऐसा आमतौर पर होना नहीं चाहिए। इसमें इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्या अंबेडकर के, या पेरियार के, या फूले के, या बिरसा के भी ये विचार क्या इतने जबरदस्त हैं कि जिसे एक समाज है जो जानता है, समझता है कि ये कहीं ना कहीं परिवर्तन लाएंगे, उनकी उन धारणाओं को खत्म करेंगे, इसलिए उन पर बार बार प्रहार करता है। या इन घटनाओं को हम इस तरह से देखें कि ये घटनाएं हैं जो अंबेडकरी समाज में एक बार फिर से जो है गति का संचार करती हैं, स्फूर्ति का संचार करती हैं, एक बार फिर से सबको एक्टिव कर जाती हैं। किस तरह से हम इसको देखते हैं? या फिर ये है देखें कि चोरी वहीं होगी जहां पर कुछ धन होगा, जहां पर कुछ अच्छा होगा, तो उसी जगह पर चोर जाकर वहां पे उस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देंगे। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में कोलकाता से डॉक्टर सुनील सुमन जी हैं, और हमारे साथ मनीषा बांगर जी भी हैं, जो काफी बड़ी साहित्यकार हैं और एक लंबे समय से समाज के लिए बहुत लंबा कार्य आपका है। भंवर मेघवंशी जी भी हैं, जो कि किताब को लेकर काफी जिक्र होता रहता है और बहुत ही पॉपुलर है ये किताब। हम आप तीनों का इसमें विचार लेना चाहेंगे, आप तीनों की प्रतिक्रियाएं चाहेंगे। मैं शुरुआत तो मनीषा जी आपसे करना चाहूंगा कि क्या ये जो घटना है, कल की जो घटना हुई है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मकसद क्या होता है इसके पीछे। पहला तो ये पर्टिकुलर घटना ऐसे समय में आई है, इसका सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों पृष्ठभूमियां होती है। कोई भी घटना अपने आप में नहीं घटी है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होता है और वो किसी एक मकसद के लिए ही घटाई जाती है, घट जाती है। हमको उसको कई लोग उसको वैंडलिज्म का नाम दे रहे हैं, कोई उसको छोटा मोटा गुंडागर्दी का नाम दे रहे हैं, लेकिन अक्सर जब महापुरुष और बहुजन महानायकों की मूर्तियों को लेकर, स्मारकों को, स्थलों को लेकर, निकेतन सदनों को लेकर जब ये हुआ होता है, तो इसके पीछे सोची समझी साजिश होती है जी। अगर आप पूछे कि अभी का माहौल, मतलब अगर हम लोग सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चारों पहलुओं से देखेंगे, तो चारों पहलू सिर्फ एक अकादमिक डिस्कशन के लिए ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन वाकई में ये तथ्य है कि ये अगर नहीं रहा, सिर्फ अगर हम लोग राजनीतिक पहलुओं के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा हिस्सा भूल जाते हैं और एक उसको नजरअंदाज करते हैं, जो कि
वो समाज के लिए और आंदोलन के लिए फिर से भी घातक होता है। तो अगर सांस्कृतिक नहीं, अगर राजनीतिक नहीं पकड़ते हैं तो इमीडिएट उसके ऊपर जो हमको दिशा निर्देश समाज को देने हैं या जागृति करनी है या उसके ऊपर कोई एक्शन लेनी है तो उससे हम विमुख हो जाते हैं। तो चारों चीजों को होना चाहिए राजनीतिक तरीके से, क्योंकि हमारे लोग ज्यादातर राजनीतिक से सोचने वाले लोग हैं और प्रकाश आंबेडकर जी भी उसके बीच में अभी उतर रहे हैं, वो अपना एक बयान दे रहे हैं, कई लोग बुद्धिजीवी दे रहे हैं। राजनीतिक तरीके से मुझे लगता है कि यह महाराष्ट्र में जो अभी कोरोना का माहौल है, राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी प्रतिनिधित्व का माहौल जो बन रहा है, रिप्रेजेंटेशन बन और उसके लिए जो समाज जागरूक हो रहा है वह उसको दबाने के लिए और दिशा भूल करने के लिए ओबीसी, मराठा और शेड्यूल कास्ट बंद करने की साजिश इसमें से है। आपने देखा होगा कि किसी भी कारण के, ऐसा नहीं है कि हम बहुत शिवसेना के पक्ष में है या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इसके पहले अनुसूचित जातियों के मामले में कितनी गलतियां की वो हमको मालूम नहीं है या हमने उनको ऐसे ही छोड़ दिया, ये बात नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, आज वहां पर अगर कोई सरकार है तो वो फडणवीस की सरकार नहीं, आरएसएस, बीजेपी और ब्राह्मणों की सरकार नहीं, बहुजनों की सरकार है, वो गैर ब्राह्मणों की सरकार है। और उसके माध्यम से उन्होंने बहुजनों के प्रति एक बहुत ही व्यापक और एक वो बंदिशों में हो या मजबूरी हो या जो भी हो, लेकिन एक समन्वय वहां पर बना हुआ है, ये उनको खल रहा है। ये सामाजिक तरीके से अंतर्द्वंद निर्माण करना, साथ ही साथ में एक विपक्ष के रूप में सिर्फ कांग्रेस को सामने लाना, बहुजन समाज के सामने, या तो फिर लोकल और रीजनल लीडरशिप को और रीजनल पॉलिटिक्स को सामने लाना, चाहे वो प्रकाश आंबेडकर के माध्यम से क्यों ना हो या कम्युनिस्टों के माध्यम से क्यों ना हो, यह वहां की साजिश है। तो बहुजनों की सरकार राजनीतिक तरीके से नहीं आनी चाहिए, चाहे किसी भी स्वावलंबी सरकार, अपने पैरों पे रहने वाली सरकार नहीं, ये उसका मकसद है। जहां तक हमको अगर सांस्कृतिक इससे देखते हैं तो ये लोगों को प्रतिक्रिया में उलझाने का भी काम है। आपने सही कहा कि आपने सही कहा कि ये महाराष्ट्र वो प्रदेश है, वहां यहाँ पर नामांतर के आंदोलन की वजह से 2-3 दशक इसमें चले गए और हम लोग मूलभूत चीजों के तरफ से दिशाभूल होके रह गए थे। आज भी लोगों को, और एक खासकर एक इमोशनल लोगों को, क्योंकि लोग ज्यादातर इमोशन से जुड़े हुए रहते हैं, विचारों से नहीं जुड़े रहते हैं, तो उनको उत्तेजित करना, प्रतिक्रिया में डालना, ये उसका बहुत बड़ा मकसद होता है। और चौथी बात, सुनील जी के पास जाना चाहूंगा मैं। जिस मनीषा जी, मैं आपके पास वापस फिर से आता हूँ, सुनील जी आपके पास मैं जाना चाहूंगा। सुनील जी, क्या आपका मानना है कि ये इस प्रकार की घटनाएं किसको अवसर देती है? जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने मुद्दा छेड़ा। ये घटना जाहिर है इस तरह की पहली घटना नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं इस तरह से हुई। मूर्तियां तोड़ने की घटना तो कई जगह हुई देश में, बाबा साहब अम्बेडकर। क्या कारण है कि लोग मूर्तियों पर अटैक करते हैं? क्योंकि पिछले कई वर्षों में, खासतौर से संविधान लागू होने के बाद, एक ऐसी वैचारिकी इतनी तेजी से फैली है जो है 80-85% जो समाज है, जो शोषित पीड़ित रहा है, उसमें जिस तरह की चेतना आ रही है, जिस तरह से वो लोग अपने अधिकार को लेके आगे आ रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लगातार फाइट कर रहे हैं। नई पीढ़ी में एक बड़ी फौज तैयार हो रही है इन समुदायों की। तो जो शोषक समुदाय है वो जाहिर है सतर्क है और वो ज्यादा चालाक है, शुरू से चालाक रहा है। हमारा समाज उतना चालाक भी नहीं और सजग भी नहीं है जितना वो लोग सजग। हो सकता है, जैसा कि मनीषा जी ने कहा, कि विचार कि जो इमोशनल ज्यादा लोग होते हैं, विचार से कम जुड़ते हैं, यानी कि विचारों के महत्व को जो बहुजन समाज है अपने महापुरुषों के विचारों के महत्व को उतना नहीं समझता है, उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है जितना जो शोषक समुदाय है वो देता है। जैसे कि आप देखेंगे झारखंड में जो आदिवासियों का ही राज्य है, वहां भी बिरसा मुंडा की मूर्ति तोड़ी गई, पिछली सरकार में तोड़ी गई, भाजपा की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में भी अभी आप देखेंगे जो अंबेडकर पार्क है, जो मायावती जी ने बनाया, और एक बहुत बड़ा वो सांस्कृतिक प्रतीक है हमारे सामने विचारों का,
वहां भी जो महापुरुषों के जो कथन है, जो ऐतिहासिक तथ्य वहां लिखे गए हैं, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो ये घटना है, ये इसलिए खास तौर से गंभीर है क्योंकि ये महाराष्ट्र में घटना है। ये दूसरे प्रदेश में हुई घटना हुई होती तो ये दूसरे तरह से हम इसको सोचते। उस महाराष्ट्र में है जहां बाबा साहब लोगों के खून में बसते हैं, लोगों के दिलों में है, इमोशन में है, लोगों की जिंदगी में शामिल है। ये दूसरी जगह उतना नहीं है जितना महाराष्ट्र में। यानी कि महाराष्ट्र पे अटैक करना, एक पूरे बड़े समुदाय की पूरी अस्मिता पे अटैक करना, और इसको हम केवल इसको निंदनीय घटना या इसको जो है वो बहुत, ये जैसा कि कहा मनीषा जी ने कि एक गुंडागर्दी की घटना है, कोई चोर तो नहीं घुसा था, इससे हम जोड़ के नहीं दिख सकते हैं। क्योंकि वहां किताबें थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद अपने खून पसीने से वो पूरा राजगिरी तैयार किया था, किताबें जमा की थी। हम सबको पता है कि उस जमाने में 50,000 से ज्यादा किताबें उन्होंने इकट्ठा की थी। और दुनिया के निजी जो लाइब्रेरियों में, एक जो है पुस्तकालयों में, ये बड़ी बात थी कि एक ऐसे समुदाय का व्यक्ति जिसको किताबों से ही दूर रखा गया, वो इतनी हजार किताबें इकट्ठा करता। यानी कि वो जो राजगृह है वो एक प्रतीक है, मैं उसको मानता हूँ, वो एक कल्चरल एसेट है, वो सांस्कृतिक पूंजी है, वो बौद्धिक संपदा है एक पूरे बहुजन समाज की जो 85% है। और उस पर अटैक करने का मतलब है इस पूरी विचारधारा पे अटैक करना, इस पूरी आइडियोलॉजी पे अटैक करना, इस जो हमारी कल्चरल जो एसेट है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो इतने वर्षों के मेहनत के बाद तैयार हुई है, जिसके अगुआ बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो एक बड़े आश्चर्य की बात है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटना हो गई, और वो भी जो चैत्य भूमि की तरह, वो भी एक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, पवित्र स्थान है। और सरकार जो है कोई भाजपा की सरकार नहीं है, ये जो सरकार है, ठीक है, ये लोग भी उसी विचारधारा के लिए कमोबेश है, ऐसा नहीं है, ये लोग भी खूंखार रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनकी तरह नहीं है। ठीक है, वो जो भी कार्रवाई करेंगे वो सवाल अलग है, लेकिन ये हिम्मत लोगों की कैसे हुई, ये दुस्साहस लोगों का कैसे हुआ, कि ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ये केवल निंदा करने वाली बात नहीं है, ये बहुत चिंता करने वाली बात है, ये बहुत समझने वाली बात है। हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम जो समझते हैं कि आज हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, और बाबा साहब एक स्वीकृत होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा समाज सतर्क है, वो विचारों को लेकर सतर्क है कि किसी भी तरह से इस विचार को हमें रोकना है। तो जाहिर है विचार को तो रोक नहीं सकता है, विचार को तोड़ नहीं सकता है, तो मूर्तियां तोड़ रहा है, और जो हमारे जो धरोहर है उसको तोड़ना। तो मेघवंशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेघवंशी जी, आप क्या मानते हैं कि क्या ये ध्यान भटकाने का एक प्रयास है, या विचारों को खत्म करने की एक असफल कोशिश है, क्योंकि विचार तो उस तरह से खत्म नहीं हो पाएंगे? क्या आपको लगता है कि इससे बहुजन समाज को भी एक अवसर मिलता है खुद को टटोलने का, या वो लोग बहुजन समाज को टटोल रहे हैं कि आप कितने सक्रिय हैं इन चीजों पे? मुझे लगता है कि ये जो सदियों से हमारे प्रति संचित नफरत है, उसका प्रकटीकरण मात्र है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अनपेक्षित कुछ हो रहा है, ये रोज रोज हो रहा है। और मैं सुनील जी की उस बात से सहमत हूं कि ये पहली घटना नहीं है, ये बहुत सारी घटनाएं बरसों से घटित हो रही है जी। तो और उन्हें बाबा साहब या कोई भी बहुजन वैचारिकी के जो महानायक हैं, महानायिकाएं हैं, कोई भी पसंद नहीं है, किसी भी रूप में पसंद नहीं है। मुझे लगता है वो न मूर्ति के रूप में पसंद है, न किताब के रूप में पसंद है, न विचार किसी भी रूप में वो उनको स्वीकार तो करते ही नहीं है। हाँ, राजनीतिक कारणों से और कारणों से जरूर वो कभी हमारे साथ आने की कोशिश करते हैं, हमारे लोगों के घरों में बैठ के पंगत में खाना खाने की, और ये सब जो नाटकबाजी चलती रहती है। या 14 अप्रैल 6 दिसंबर को आकर के बाबा साहब के गुणगान करने की कोशिश जो वो लोग करते हैं उधर से आकर के, वो शुद्ध रूप से उनका अपना एक राजनीतिक कारण है, और वो अपने लाभ के लिए आते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मन से बाबा साहब को स्वीकार किया हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। और इसलिए जब कोई भी छोटा मोटा मौका मिलता है, वो छोटे गांव में लगी हुई कोई मूर्ति हो, चौराहे पे लगी हुई कोई मूर्ति हो, चाहे लखनऊ के प्रेरणा स्थल पे लगे हुए इतिहास के कोविशन हो, या राजगृह पर अब जो हमला हुआ है, ये सब वो उसी एक तरीके से वो एक पूरा एक श्रृंखला है, उसी का एक हिस्सा है। तो ये हमारे प्रति जो नफरत है वो प्रकट होती रहती है बार बार। और दूसरा, मुझे कई बार लगता है कि
चूंकि बहुत तेजी से विचारधारा फैल रही है कई कारणों से, लोग साहित्य पढ़ रहे हैं, लोग इंटरनेट की वजह से आपस में जुड़ने लगे हैं और सोशल मीडिया ने कनेक्ट किया है लोगों को जी। और मुझे लगता है कि जो बहुजन था पीड़ित और उस तरह का, वो कहीं न कहीं अब एक डिजिटल एम्पावर्ड बहुजन सामने आ रहा है और वो वैचारिकी को आगे ले जा रहा है जी। तो अब जब विचार आगे जा रहे हैं और लोग विचारधारा में इंटरेस्टेड हैं, तब वो प्रतीकों में शायद हमको उलझाना चाहते हैं। फिर से वो चाहते हैं कि हम ऐसी चीजों में जाकर के भटक जाएं, हम फिर से विरासत, प्रतीक, मूर्तियां, इन सब के झगड़ों में पड़े, या मंदिरों के या तो हमें अपने भीतर में भी इसको देखना पड़ेगा कि कहीं ये भटकाव की कोशिश तो नहीं है। दूसरा, मनीषा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दिलाया और मुझे लगता है कि उस पर हमें देखना होगा कि कल को अगर इसमें कुछ ऐसे लोग निकल आए जो हमारी बहुजन ढांचे में से आने वाली किसी भी कम्युनिटी से निकलते हैं, और कई जगहों पे निकलते भी हैं ऐसे लोग जो एक्यूज्ड होते हैं, और ये तरीका होता है जब हमको आपस में भिड़ा देने का कि भाई देखो, ओबीसी तुम साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ओबीसी तो तुम्हारी मूर्तियां तोड़ रही है बाबा साहब की, तो ये कर रहे हैं, जाट तो वो कर रहे हैं, गुजर तो ये कर रहे हैं। ये एक बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। तो हमें देखना होगा कि इसमें कैसे हम सतर्क रह सके, और निश्चित रूप से जो सामने लोग हैं वो बहुत चालाक, शातिर, सतर्क और सब तरह से वो सक्षम लोग हैं। उनको पता है कि ये जो चेतना आ रही है, इस चेतना को पलटना बहुत जरूरी है। अगर इस क्रांति को प्रतिक्रांति में नहीं बदला गया तो निश्चित रूप से कल को बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए वो कोशिश करेंगे हमको प्रतीकों की राजनीति में उलझाने की। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वैचारिकी को कैसे सुदृढ़ कर सकें और हमारी विरासत को कैसे रख सकें, दोनों ही चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जी जी जी। मनीषा जी, अब आप सभी से मैं 2-2 मिनट की और भी प्रतिक्रियाएं लूंगा। मेघवंशी जी ने एक बात कही है कि इस प्रकार की चीजों से, प्रतीकों के हमलों से विचार तो खत्म नहीं होते, आप सभी इस बात को कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ भी होता है, ये एक तरह से हमें खंगाला जाता है, कोशिश की जाती है देखने का, या फिर वाकई विचारों से भटकाने की बात है? क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से क्या आपको लगता है कि विचारों पर या बहुजन समाज की सक्रियता पर, या फिर ये जो एक जागरण की श्रृंखला चली आ रही है, ये जो जागरूकता की एक लहर चली हुई है, सोशल मीडिया हो या तमाम चीजों के माध्यम से, इससे कहीं ध्यान भटकेगा, आपको लगता है मनीषा जी? देखिए, इसका मैं उत्तर अभी हाल ही में, जो हम लोग अभी भारत में बैठे हुए हैं, हमको भारत की पृष्ठभूमि में ये नजर आता है, लेकिन हमको थोड़ा भारत के बियॉन्ड भी देखना चाहिए। और जब हम देखते हैं तो इसी वक्त मूर्तियों की बात पूरी दुनिया भर में हो रही है, मूर्तियां तोड़ी जा रही है। एक तरह देखिए, आप विरोधाभास देखिए, वहां पर एक घटना घटती है जॉर्ज फ्लॉयड की, उसके पहले ब्रेनर ट्रेंसन की घटना घटी है, और कोरोना के महामारी के समय में जहां पर की फिजिकल डिस्टेंसिंग और ये सब इतना मायने रखता है, लोग बीमार है, अश्वेत लोगों में सबसे ज्यादा कोरोना ग्रसित लोग हैं, लेकिन उन चीजों को परे रखकर वहां पर वो लोग आते हैं, और वहां पर माना कि राइट विंग सरकार है, ट्रंप की सरकार है, बोरिस जॉनसन की सरकार है, फ्रांस में, बेल्जियम में, इटली में राइट विंगर्स की सरकार है, लेकिन वहां पर सरकारें भले दक्षिणपंथी है, लेकिन मूल्य अभी भी बहुत हद तक लोकतांत्रिक, समानतावादी और डेमोक्रेसी के पक्ष में है। और इसीलिए श्वेत और अश्वेत लोग दोनों मिलकर वहां पर उन प्रतीकों को, मूर्तियों को, पुतलों को और बुतों को तोड़ने लगे हैं, जो नस्लवाद के पक्ष में थे, जो गुलामी के पक्ष में थे, जिन्होंने गुलामी प्रस्थापित की अपने देश में। तो आपको एडवर्ड कोल्स्टन का दिखता है, सेसिल रोड्स, जिसके नाम पर बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी स्कॉलरशिप चलती है,
और वहां पर श्वेत और अश्वेत लोग दोनों मिलकर उनको तोड़ने लगते हैं। इसके पहले एक बड़ा लंबा सिलसिला जिसका मैं खुद भी भाग रही, यूएस में और घाना और साउथ अफ्रीका में हमने कैंपेन्स चलाए, जहां पर मिस्टर एम.के. गांधी की मूर्तियों को तोड़ने की बात और हटाने की बात, तोड़ने की नहीं, हटाने की बात, विचार विमर्श करके, हमारा इतिहास देखकर, हमारे आंदोलन के विपक्ष में अब हमारा इतिहास बताया जा रहा है, हमारे अस्मिता के विपक्ष में वो प्रतीक हमारे सामने रखे जा रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो इनको हमारे सामने नहीं रखा जाना चाहिए। वहां से बात आती है। और इसीलिए सियाटल सिटी काउंसिल आप देखिए, सारे तमाम देशों के सिटी काउंसिल में उनके मेयर लोग ऐसी मूर्तियों को हटाने के लिए पक्ष में हुए और उन्होंने वो मूर्तियों को हटाया। एक तो आंदोलन के जरिए से हटाई गई और फिर इस तरह से हुआ। तो ये होता है एक सजग और सुदृढ़ और समझदार समाज, जिसमें कि लोकतांत्रिक मूल्य और उसका स्थापना हो चुकी है। अभी हमारा समाज वहां से बहुत दूर है और इसीलिए उसको बार बार प्रतिक्रिया के इसमें बुद्ध और ये वहां पर भी हटाए जा रहे हैं और यहाँ तोड़ी जा रही है। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है दो चीजों में, दो घटनाओं में, दो चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर किसकी तोड़ी जा रही है या किसका अपमान किया जा रहा है, किसके मुंह पे काली पोती जा रही है? जो समानता के पक्ष में है, जिसने संघर्ष किया, जिसने महिलाओं को पुरुषों के बराबर रखा, जिन्होंने हजारों साल की गुलामी तोड़ी, तो जिसके लिए वहां पर बुद्ध तो हटाए जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर बुद्ध बनाए जा रहे हैं। जातिवाद, नस्लवाद और बहुजनों की गुलामी, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद और मनुवाद के पक्ष में जो लोग हैं उन्हीं को हमारे सामने लेकर आते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मामला है और संपूर्ण समाज को प्रतिक्रिया के रूप में उलझा के रखने का मामला है। वरना कैंपेन करके तो आज जो राजस्थान हाईकोर्ट में जहां से भवन यज्ञवंशी साहब है, राजस्थान हाईकोर्ट के सामने में तो मनु की मूर्ति लगी हुई है, उसको हटाने की बात तो बिल्कुल हो सकती है, किया जा सकता है। वाकई। सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि विचार इस तरह से खत्म हो पाएंगे या इसको एक तरह से बल ही मिलेगा, या मूर्तियों में उलझाने का एक प्रयास है या प्रतीकों में उलझाकर इस तरह से मूल उद्देश्य से भटकाने का प्रयास है? क्या कहना है? जी देखिए, मैं इस घटना को एक चुनौती के रूप में लेता हूँ और हमें और ज्यादा सतर्क होना चाहिए और ज्यादा हमें सोचने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि एक तो अच्छी चीज ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के में उनके विचारों में इतनी ताकत है कि जिससे दूसरे लोग डर रहे हैं। तो हमें अपने लोगों को इस वैचारिकी की ताकत को समझाना पड़ेगा, पहली चीज ये। और हमें ये चाहिए, वो वहाँ क्या है, वहाँ एक बड़ा पुस्तकालय है। मैं तो ये कहता हूँ, इस घटना से प्रेरणा लेकर हमें एक अभियान चलाना चाहिए कि हर बहुजन के घर में, हर दलित, हर आदिवासी, हर ओबीसी के घर में ऐसे एक बड़े पुस्तकालय हो, छोटे पुस्तकालय हो, जैसे भी हो, यानी कि हम पुस्तकालय खोलने का अभियान चला दें। देखो भैया, हम तुम्हारा जवाब ये दे रहे हैं। इस विचार को हम और ज्यादा कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें अपनी तैयारियों को लेकर और ज्यादा सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी जो चीज है कि जैसे मैंने कहा कि कल्चरल एसेट है और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो ये जितने हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं, उनकी जो पूरा काम था, उनकी जो पूरी वैचारिकी थी, इन सब को कैसे सम्मिलित रूप से ज्यादा लोग तक हम पहुंचा सकते हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती इस समय है। और इस घटना को इसी रूप में लेने की जरूरत है। नई तैयारियों और नई चुनौतियों का हम कैसे सामना करें, इस रूप में हम इस घटना को लें। आक्रोशित होने, केवल निंदा करने से तो जाहिर है ये बात नहीं बनेगी। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि ये घटना हमारे लिए एक चुनौती है और इस चुनौती के लिए हम अपनी तैयारियों की समीक्षा करें और आगे आने वाले दिनों में हम कैसे इस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा सोचें, समझें और काम करें। जी। मेघवंशी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान से आप हैं और आपने तो दोनों विचारों का बहुत बेहतर तरीके से अनुभव किया है। मुझे लगता है कि देखिए, विचार तो मूर्तियां तोड़ने से खत्म नहीं होगा। बामियान में बुद्धा की प्रतिमा को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या बुद्ध की विचारधारा खत्म हो गई? या बुद्ध को पूरी तरीके से मूर्तियों को दबा दिया, बुद्ध गया को भी दबा दिया, तो बुद्ध तो खत्म नहीं हुए, बुद्ध तो आज भी जीवित हैं और रहेंगे। और बाबा साहब की मूर्तियां या उनके प्रतीकों या स्मारकों को जितना ज्यादा टारगेट किया जाएगा,
मुझे लगता है कि हमारे लोगों में चेतना उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन मैं यहाँ एक खतरा जरूर देखता हूँ और उसकी तरफ मैं ध्यान भी दिलाना चाहता हूँ कि कहीं हम जाए, ये हमें देखना पड़ेगा। वो उनसे तो यही अपेक्षा है, वो तो यही करेंगे जो वो कर रहे हैं, उनसे कोई और ज्यादा उम्मीद नहीं करें हम। लेकिन हम ऐसा ना हो कि एक समय हम रविदास मंदिर को बचाने के लिए लग जाएं, फिर दूसरे समय हम राजगृह को बचाने लग जाएं, तीसरे समय हम साकेत अयोध्या में बुद्ध की जो चीजें निकल रही है उसको बचाने में लग जाएं। तो ये जब ये हमको इस तरह का अगर टास्क दे दिया गया सामने से और हमने उसी में पूरा समय लगाया, लगता है कि उस गंभीरता, उस साजिश को भी हमें समझना चाहिए। निसंदेह हमें अपने स्मारकों, प्रतीकों को बचाना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमें अपनी विचारधारा को जो आगे बढ़ रही है उस काम को कहीं कमजोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आजकल ये जो देख रहा हूँ, ये चीजें लोगों को बहुत प्रभावित करती है। तुरंत लोग इनसे जुड़ भी जाते हैं, कोई एक मसीहा आके खड़ा भी हो जाता है जो नेतृत्व करने लगता है सब चीजों में। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी क्षणिक चीजें होती है। आपने रविदास मंदिर का इतना बड़ा मूवमेंट देखा अभी लेकिन उसकी प्रतिध्वनि क्या थी? सौगंध रविदास की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो फिर फर्क क्या पड़ जाता है जब आप सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे? जी, तो हम ये समझते हैं कि इस तरह से बीच बीच में ये इस प्रकार के प्रतीकों को नुकसान पहुंचाकर एक तरह से देखा जाता है कि कितने ये एक्टिव हैं ये लोग, या फिर हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए कि वाकई हमारे महापुरुषों के जो विचार है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और उन विचारों को तोड़ते हैं जो इस तरह के सामंतवादी विचार हैं या फिर जो दूसरे को दबाने वाले जो समतावादी विचार नहीं है उनको उन पर जरूर आघात करते हैं। और इस तरह से प्रयास किया जाता है कि आप के विचारों को खत्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन विचार इस तरह खत्म नहीं होते। हाँ, बल्कि एक तरह से हम देखें हम उलझा दिए जाते हैं दूसरे कामों में। हमें मुख्य धारा, मुख्य विषय और मुख्य जो ध्येय है उससे नहीं भटकना है। ये इस प्रकार की घटनाओं से हमें ये सीख लेने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में सुनील कुमार सुमन जो कि कोलकाता से थे, मनीषा बांगर, डॉक्टर मनीषा बांगर जो कि महाराष्ट्र से, और साथ ही भंवर मेघवंशी जो कि राजस्थान से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस तरह के और भी कई विषयों को लेकर इस कार्यक्रम में आते रहेंगे। तब तक जय हिंद।